Welcome to Inside Bulletin. Well, moving into the details, Union Minister G. Kishan Reddy said that Dr. Syama Prasad Mukherjee, the founder president of Bharatiya Jan Sangh, sacrificed his life for Jammu and Kashmir. He also recalled that under PM Nehru's leadership, the government followed a pro-Pakistan policy and kept separate rules for Jammu and Kashmir. Reddy also emphasized that Mukherjee's call for one Prime Minister and one flag across the nation and the merger of Jammu and Kashmir with India. He also urged the nation to hold programs to honor this sacrifice and said that under PM Modi's leadership, the removal of Article 370 has fulfilled Mukherjee's vision by granting rights to the people of Jammu and Kashmir. आज के दिन जुलाई 23 को भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान हुआ था। आज देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के नाम पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस जम्मू कश्मीर के लिए जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार जम्मू कश्मीर जनता के खिलाफ प्रो पाकिस्तान पॉलिसी अपनाते हुए जो जम्मू कश्मीर में ही देश को भारत के एक प्रधानमंत्री रहे तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्ट क्रिएट करना, देश के लिए तिरंगा है तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखना, देश के लिए एक एक्ट है तो जम्मू कश्मीर के लिए 370 के नाम पर अलग एक्ट रहना, एक देश में एक प्रधानमंत्री रहना चाहिए, एक ही झंडा रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जम्मू कश्मीर में की एक्ट जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूरा भारत के अंतर्गत विलीन करना चाहिए। ऐसा नारा लेकर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुआ था, उस दिन को आज जुलाई 23 के दिन हम देश भर में अलग अलग कार्यक्रम करें। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस लक्ष्य के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान हुआ था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे। हम आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार दिया है, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पे ले जा रहे। जम्मू कश्मीर आज कोई भी किधर भी जब को तिरंगा दिखता है, जम्मू कश्मीर के जनता आज खुशी है। इसलिए जम्मू कश्मीर में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान का जो लक्ष्य था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो लक्ष्य को हासिल करके आज जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर, नया भारत आज देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में आज हम आगे बढ़ रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अलग अलग जगह आज के दिन ट्री प्लांटेशन करना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का कार्यक्रम गांव-गांव में हम कर रहे हैं। Congress leader Digvijay Singh said that 3 accused have been arrested in the stabbing of a youth in Bhopal and called for strict punishment. He also highlighted that the victim belonged to the SC community and demanded compensation for the family. Singh also urged the Chief Minister, DGP and Chief Secretary to enforce the ban on flaunting weapons during the religious gatherings, which he said is currently being ignored. CP साहब से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। जो तीनों गिरफ्तार हो गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई किसी का दबाव में ये लोग नहीं आए, ये मेरा एसीपी साहब से और सीपी साहब से अनुरोध है। और अनुसूचित जाति जनजाति का ये बच्चा था, निर्दोष था, बेचारा
ललितपुर से आया हुआ था, उसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए और इन जो भी उसमें हत्या में इन्वॉल्व थे, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा कि अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि ये धार्मिक आयोजनों में और पार्टी के आयोजनों में लोग हथियार लेके चल रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा के चलते हैं, बंदूकें लेके चलते हैं। ये जबकि सरासर ऐसे आयोजनों में हथियार लाना निषेध है और ये आज से नहीं है, मेरे कार्यकाल से है। इस पर जिन्होंने ऐसा किया है, और हम तो इस बारे में प्रमाण के साथ देंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को और मुख्यमंत्री जी को कि किस तरह से पूरे प्रदेश में आज हथियार लहराते हुए जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोई जुलूस निकाले, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन उस सीपी साहब से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। जो तीनों गिरफ्तार हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई किसी का दबाव में ये लोग नहीं आए। ये As a part of the Amrit Jayanti year celebrations, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addressed a gathering at the Maharashtra Assembly, emphasizing the importance of legislative committees. He also said more than the sessions, our committees act as a check on the government, and these committees work throughout the year. Our constitution has created a continuous process through which Parliament keeps a check on the government, ensuring accountability and responsibility towards the House. उत्तरदायित्व सरकार को सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि सेशन से भी ज्यादा, अधिवेशन से भी ज्यादा हमारी जो समितियां हैं, वो समितियां सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करती है और ये समितियां पूरे 12 महीने काम करती है। सेशन का समय छोड़कर बाकी सब समय वो काम करती है। तो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया हमारे संविधान ने तैयार की है कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद या हमारी विधानसभाएं हमारे सरकार के ऊपर अंकुश रख पाए और सरकार को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही संसद के सामने लगातार देनी पड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से यह सिस्टम हमने खड़ा किया है, लगातार ये सिस्टम मैच्योर होता चला गया और आज चाहे वो देश की संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, बहुत सुंदर पद्धति से ये सिस्टम काम करता है। और फिर इसी के तहत जो हमारी प्राक्कलन समिति है, ये मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि हमारी कई समितियां ये पोस्टमार्टम समितियां हैं, जिसमें घटना घटने के बाद, मृत्यु होने के बाद, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन जब सारा समाप्त हो जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर विचार करते हैं और उस पर रिकमेंड करते हैं। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले और जो कलन है उसका अर्थ होता है गणना। तो जिस चीज की पहले गणना की जाती है, जिसका एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको प्राक्कलन कहते हैं।
In a press conference, Dr. Jitendra Singh outlined 11 key achievements of his ministries, emphasizing India's strength in unity and diversity. He also referred to biodiversity as an exclusive resource vital for sustainable development and highlighted the crucial role of science, innovation and governance reforms in shaping a new India. Have you ever realized what were the greatest assets, natural assets of India, resource pool, which unfortunately remained underexplored for the last 70 years? One is biodiversity. We keep saying unity in diversity, unity in diversity, unity in diversity, without even understanding what it is all about. But have we ever made a virtue out of this diversity? This diversity itself is our exclusive resource, not given to any other country in the world, where you have very homogeneous composition, both resource-wise and otherwise. And for the first time, I'm glad this biodiversity is being explored by the Department of Biotechnology, headed by Dr. Rajesh Gokhale. And as was being mentioned, this is going to be the foundation of the next industrial revolution. We are already into it, as he was mentioning, with institutionalized policies like BioE3. So we have already started moving in that direction. And this resource is going to add value to our future economic growth. The second factor, the second area which remained underexplored for 7 decades was our ocean resource. We have 11,000 kilometer long coastal area. We have almost 12 states residing on the banks of the oceans. We have an ocean called Indian Ocean by the name of the country, which no other has. But we never looked into it. We never peeped into it. The first time, huge resource of minerals, metals, fisheries. When the minerals and fisheries on the surface of Earth get exhausted, saturated, where are you going to add value to? How do you reach from 4 to 1? This is, so Dr. Ravi Chandran's department has started exploring that. And third, natural resource only given to India. Like I said, biodiversity 1, oceans 2, and the third, again, not exactly realized for almost 7 days, the Himalayas. And I'm glad Dr. Kalai Selvi's department has started looking into Himalayas. This purple revolution emanating from Himalayas is becoming a new genre of agri-startups, a new genre of livelihood, and a very lucrative livelihood, also exploding the Western myth that to be a startup you have to be an IT man, to be a startup you have to be a PhD. Many of our startups are not even graduates, and that is indigenous startup emanating from the lap of Himalayas. So these 3 major sectors which had remained underexplored or unexplored for the last 7 decades are now getting explored by these 3 departments. And this is exactly going to add value when we reach economy number 1. Have you ever realized what were the greatest assets, natural assets? Well, Congress leader and former Chief Minister Ashok Gehlot said that the Congress has consistently taken revolutionary steps in the terms of reforms both before and after independence. He also noted that the non-aligned movement was initiated during Indira Gandhi's tenure and contrasted that with the current scenario, referring to other ongoing conflict involving Israel, Iran and the United States. He also remarked that India is unable to take a clear stand today, adding that the current foreign policy is so unclear that no one can understand it. He also urged the government to clarify its stance on foreign affairs. आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही है दुनिया के, इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को ही वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं, और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन, हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था? मुख्य रूप से
और भी कई मुल्क होंगे, पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए हैं, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को, कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए? तुर्की हो गया उनके साथ में हमारे। Meanwhile, RJD leader Tejasvi Yadav said that Lalu Prasad Yadav, hailed as Messiah of the poor, has filed his nomination for the post of National President of the Rashtriya Janata Dal. He also shared that there is immense joy among the party's workers and leaders following the announcement. Tejasvi also noted that Lalu Prasad has already served 12 terms as the party's national president, and this nomination marks his bid for the 13th term. Expressing optimism, he also said the party is confident of achieving success under Lalu's leadership in the times ahead. लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है, और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं, और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है, INS के ऊपर नीचे करो ना, 13वां टर्म होने जाएगा, और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है, और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर। Delhi Chief Minister Rekha Gupta, during a visit to Maulana Azad Hospital, slammed the previous government for neglecting hostel and college infrastructure. She said 7 hostels built for 1,200 students now house around 3,200 in poor, unsafe conditions with no renovation done for decades. Citing past incidents, including rape cases, she called the situation shameful and painful. Gupta assured immediate repairs and steps to create new hostel facilities. हैरान हूँ पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठा पे, यहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की मेंटेनेंस पे, कि आज मौलाना आजाद जैसा प्रेस्टीजियस कॉलेज और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इतनी बुरी स्थिति कि 1966 से 90 के बीच में बने हुए 7 हॉस्टल जिसकी कैपेसिटी मात्र 1200 विद्यार्थियों को रखने की है, और वहां 3200 के करीब विद्यार्थी रह रहे हों, एक कमरे में 8-8 बेड लगा करके, जहां पे उनको एक अलमारी भी शेयर करनी पड़े और स्टडी टेबल चेयर नाम की कोई चीज ना होना, और उसमें कभी कोई रिपेयर का काम, कभी कोई फैसिलिटी देने का काम, हॉस्टल रेनोवेशन का, हॉस्टल एक्सटेंशन का कोई काम ना होना, अपने आप में सच में बड़ा शर्मनाक है। मुझे तकलीफ है इस बात की कि हमारे मेडिकल के छात्र छात्राएं इतनी विपरीत परिस्थितियों में वहां रह रहे हैं। उस प्रेमिसेस में इतना भयंकर एंक्रोचमेंट हुआ है जिसके कारण से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट है, और पहले भी वहां पे मिसहैपनिंग हुई है, रेप जैसे भयानक केसेस भी वहां हुए हुए हैं, और उसके बावजूद भी
यदि पिछली सरकारों ने उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया नहीं, एक कॉम्पैक्ट कैंपस नहीं दिया, तो ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। और आज मुझसे आकर के ये सभी स्टूडेंट्स मिले हैं, उन्होंने मुझे ये सारे विषय का जिस तरीके से, जिस डीप भावनात्मक तरीके से उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं, तो मैं सच में बहुत परेशान हूँ इन बच्चों के लिए। और इमीडिएटली सरकार उसमें उन बच्चों को जो फैसिलिटी, जो रिपेयर की वहाँ पे काम करवाने हैं वो भी कराएंगे हम, और नए हॉस्टल का प्रोविजन भी उसमें तुरंत सर्च किया जाएगा। मैं खुद जाकर के वहाँ देखूंगी कि इन बच्चों के लिए नए हॉस्टल वाले, ताकि हैरान हूँ पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठता पे। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said it was a matter of great pride that an event was organized in Dehradun on International Olympic Day. He also highlighted that sports are not just about medals but reflect values of humanity, unity and peace. Dhami also praised Indian athletes for their achievements, citing names like Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, Lavleena Borgohain and the Indian hockey team. He also added that sports persons from Uttarakhand are also contributing to the nation's pride on the global stage. खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आज जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो में स्वर्णिम जीत हो, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना जैसी बेटियों की संघर्ष गाथा हो, या भारतीय हॉकी टीम की शानदार वापसी हो, हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है, बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार आज के इस दिवस पर आप सब लोग तालियां बजाकर उनका सबका प्रोत्साहन करें। खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय Union Minister and BJP National President J.P. Nadda paid floral tributes to Dr. Syama Prasad Mukherjee on his 72nd death anniversary at the BJP headquarters. Speaking on the occasion, Nadda said, well, today across the country, BJP workers are holding programs to mark the 72nd death anniversary of Dr. Syama Prasad Mukherjee. Millions of our workers are commemorating his contributions. Dr. Syama Prasad Mukherjee, who was born in Bengal, played a significant role in India's freedom and in shaping what we see today as West Bengal, Punjab and Assam as an integral part of India. आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की। और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, आज In a recent press conference, Shiv Sena MP Sanjay Raut emphasized that war is never a good thing, whether it involves countries like Israel and Iran or India and Pakistan. He highlighted the fact that it is always the common people who bear the brunt of conflict. Raut also expressed his support for Iran, calling it a sovereign and strong nation, and argued that just as India has the right to defend itself when attacked, so does Iran. ये पीस की बात तो होनी चाहिए। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान। नुकसान तो जो सामान्य जनता उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, उन पर प्रेशर डाल भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला, इजराइल को मदद दी। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की, फिर ये दोहरी नीति क्यों है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है तो डिफेंस का अधिकार हमको है, भारत को भी है, ईरान को भी। इतना ही। Well, those were the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.